पहला क्वेश्चन रीड करती हूँ, देखो। इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है और ये 3 है। अब तीनों ये फर्स्ट पेज में अगर आ जाते हैं तो मैं लिख दूंगी, अगर नहीं आते तो मैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेज सेकंड पेज में लिखूंगी, और फिर क्वेश्चन नंबर 2A थर्ड पेज से। आधा पेज बच जाए, पूरा अक्खा पेज एक ही, सपोज आपने नेक्स्ट पेज का एक ही लाइन यूज़ कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट पेज का सपोज एक ही लाइन यूज़ किया एक नए पेज का, और आपका पूरा अक्खा पेज बचा है, ठीक है, तो भी आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए बोलोगे मैम एक क्वेश्चन के लिए क्यों नया पेज? नहीं, आपको नए क्वेश्चन को नए पेज से ही स्टार्ट करना है, ये लाइक एक कंपलसरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये सबको पता है वोल्टायर है, ठीक है, वोल्टेयर है, बट ये मैं लिख के बताती हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी रीड कर लेती हूँ। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली ऑफ कोर्स। कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको याद करना है ऑफकोर्स आंसर, इसमें कुछ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बट मैं प्रॉपर आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स दे दूंगी। अब ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ये, और ए पार्ट में ये सब क्वेश्चन 1 2 3 है, ठीक है, ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर उसका ए पार्ट है, फिर 1 2 3 है। तो मैं जब पेपर स्टार्ट करूँगी, ठीक है, मैं जब क्या करूँगी पेपर स्टार्ट करूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी ध्यान दो, ठीक है। पहले तो, ठीक है, पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, मेन क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये देखो मेन क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ए है, ठीक है, तो मैं ए यहाँ पे लिखूँगी, ए कहाँ पे लिखूँगी, ए यहाँ पे लिखूँगी। सो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर यहाँ पे ए। तो यहाँ पे ए में क्या लिखना है मुझे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आधा लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मैं प्रेफर करती हूँ लिख लिया करो, ठीक है, लिख लिया करो, लाइक टीचर को एक इंडिकेशन मिल जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको सेंटेंस कॉपी करना है, तो मैं क्वेश्चन सेंटेंस कॉपी कर देती हूँ। इट मे, ठीक है, इट मे बी सेड, इट मे बी सेड दैट, इट मे बी सेड दैट, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा आ रहा है बिकॉज मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेट रखने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है, इट मे बी सेड दैट डैश, ठीक है, डैश डैश। देखो मैं यहाँ पे इसको कवर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गैप रख रही हूँ एंडिंग में, मैं दिखाती हूँ, शो करती हूँ मैं, यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रही, ठीक है, थोड़ा स्पेस रखो, कोई इशू नहीं है, आपका पेपर नहीं जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है, प्रॉपर यूटिलाइज करो उसका, गंदा करके पेपर को मत छोड़ो। इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पे मुझे अभी लग रहा था मैंने जैसे बोला, ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वोल्टायर, VOLTAIRE, और मैं फिर इतना लिखने के बाद छोड़ूंगी नहीं, इतना लिखने के बाद मैं ऑप्शन नंबर देखूंगी, इसका ऑप्शन नंबर है ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए वोल्टायर, ठीक है, ए वोल्टायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है, कुछ भी कचड़ा नहीं करना है, ठीक है, चाहिए तो अंडरलाइन करो प्रॉपर, यहाँ पे ऐसा नहीं करना क्वेश्चन ब्लैक से और आंसर ब्लू से, ये वाला डिज़ाइनिंग नहीं चलेगा, ठीक है। सारा पूरा आंसर शीट आपका एक ही पेन से होना चाहिए, ठीक है, एक ही पेन से होना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि आप जो भी पेन ये लिख रहे हो, ठीक है, अभी जो भी 2.5 समथिंग 2 मंथ्स बचे जो, वो 2 मंथ्स में एक ही टाइप का पेन यूज़ करो, कि आज जेल यूज़ कर लेते, आज बॉल यूज़ कर लेते, बॉल 3 या 3-4 रुपीज़ का जो बॉल आता है वो पेन यूज़ कर लेते। मैं शो करती हूँ वो वाला पेन, ठीक है। आपको आपका हैंडराइटिंग का स्पीडनेस रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नॉर्मली 2 पेन्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के पेन होते हैं, एक ऐसे पेन और एक ऐसे पेन। तो कुछ बच्चे ऐसे पेन प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो जो भी है एक पेन रखो, ऐसा चेंज मत करते रहो कि आज ये लिखेंगे या कल वो लिखेंगे, नहीं, बिकॉज आप जब ये पेन से लिखते हो, ठीक है, तो इसका जो ग्रिप है ये थोड़ा पतला होता है, ठीक है, तो इसका लिखने में एक स्मूथनेस, इसमें एक अलग फास्ट आता है, ठीक है। सपोज मैं 3 मंथ से यही पेन से लिख रही हूँ, यही पेन से लिख रही हूँ और मेरा अच्छा खासा स्पीड है, ठीक है। देन मैं अचानक ये पेन में स्विच कर रही हूँ, मैं ये पेन में फट से अगर स्विच कर दूँगी तो मेरा हैंड राइटिंग या मेरा जो राइटिंग का स्पीड है वो स्लो होगा और कहीं ना कहीं राइटिंग पे थोड़ा सा इफेक्ट
पढ़ सकता है, ठीक है। तो एक ही पेन से ट्राई करो लिखने के लिए, और एक ही पेन ही लो, ठीक है। क्यों लेना है अलग अलग पेन, एक ही पेन लो, एक ही पेन से लिखो, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पेपर जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, ठीक है। और हम लोग को फिर हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को फिर अपने को ये चाहिए करेक्शन, लाइक रीचेक करने का टाइम भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कोई भी चांस नहीं लेंगे लेट लिखने का, ये पेपर छूट जाने का, ठीक है। तो इसके लिए अगर लिख रहे हो कोई एक पेन से प्रीफर करो, या तो ये लिखो या तो वो लिखो, या तो 3 वाला होता है या तो 5 या 10 रुपीज़ का एक पेन होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये एक पॉइंट था, मैं बीच बीच में पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि बीच बीच से पॉइंट्स कवर होंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो ऐसा लाइक फास्ट फॉरवर्ड मत करो बिकॉज समझेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज इन द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज़ इन, ठीक है। इन शो नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। इज़ इन डैश, ठीक है, इज़ इन डैश। अब सपोज मुझे लगा पहले है चेन्नई, ठीक है। ऑफकोर्स चेन्नई नहीं है, ठीक है, चेन्नई नहीं है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है दिल्ली। बट अगर सपोज कोई बच्चे को लगा इसका आंसर है बी चेन्नई, तो उसने लिख दिया एकदम मूड में, ठीक है, कि हाँ चलो मुझे आ रहा है फटफट मैं लिख लेता हूँ चेन्नई। बट अगर आपको बाद में पता चला और मैंने यहाँ पे भी लिख लिया चेन्नई, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे भी लिख लिया चेन्नई, ठीक है। और मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ गई, मैं कहाँ पे आ गई, मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ गई। और सपोज मैंने थर्ड क्वेश्चन भी लिख लिया और फिर मेरे को पता चल रहा है कि ये चेन्नई नहीं है, ये दिल्ली है, ये क्या चेन्नई नहीं है दिल्ली है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रोक डाला, यहाँ पे एक स्ट्रोक डाला और फिर मैंने लिखा दिल्ली, सी दिल्ली। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिल्ली और यहाँ पे भी लिख रही हूँ मैं सी दिल्ली, ठीक है। ये मैंने सपोज ऐसा लिखा, ठीक है। तो आपका भले ही आंसर करेक्ट हो, यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, सोच के चलो। अगर जो भी बच्चा ऐसा लिख के आने वाला है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट ऐसा लिख के आएगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 1A और B और 8 का और 6 का रिपीटेड, देन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था, चेन्नई था, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था चेन्नई। आपने सेकेंड अटेम्प्ट में लिखा दिल्ली, तो ये मार्क्स तो कंसिडर होने नहीं वाले। बट आप पूछोगे अभी अगर मैम गलती से हो गया तो क्या करें, नया क्वेश्चन पेपर तो मिलने नहीं वाला। तो यहाँ पे सपोज मैं थर्ड वाला क्वेश्चन लिख लेती हूँ। कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग, कुक एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, अ ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टिकट्स था, ठीक है। सेलिंग क्या था, सेलिंग ऑप्शन टूरिस्ट टिकट्स, ऑप्शन नंबर डी टूरिस्ट टिकट्स, टूरिस्ट टिकट्स, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी टूरिस्ट टिकट, ठीक है। ये मैंने लिख लिया हम लोग का थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन लिख लिया। अब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो मैंने रॉन्ग किया है, तो क्या फ़ायदा। तो मैं सिंपली एक पेंसिल लूँगी और एक स्ट्रोक डालूँगी, सिंपली एक स्ट्रोक, ठीक है, एक स्ट्रोक, कचरा नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है, एक स्ट्रोक। और मैं लिखूँगी सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, द नेशनल आर्चीव्स। ट्राई करो मिस्टेक ये वाले अवॉइड करने को। अगर आपने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस पर डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये चेन्नई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है या मुंबई हो सकता है, कुछ भी डाउट है थोड़ा सा, मत लिखो आंसर, क्वेश्चन लिखो, गैप छोड़ो, स्पेस छोड़ो और नीचे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। ये लाइक आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए ऐसा करना, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शंस में डाउट है, चेन्नई है कि मुंबई है या दिल्ली है, वटएवर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली स्पेस छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ोगे और नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। एंडिंग में आपको अगर आंसर आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है, कुछ ठोक रहे हो तो लिख लो, ठीक है। एंडिंग में ही लिखना जो डाउट है, लेकिन भूल मत जाना एंडिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज़ इन दिल्ली, ठीक है, इज़ इन दिल्ली। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। अब देखो यहाँ पे मेरा इतना स्पेस बचा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा इतना स्पेस बचा है क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा स्पेस बची ये 3 to 4 लाइन्स ले लिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने रॉन्ग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कचरा मतलब यहाँ पे लाइक किच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पर फिर 3 जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आ जाएंगे तो ठीक है, अगर आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे
नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आ जाने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करके यहीं पे लिख दूँगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहे मैम, कि लाइक हैंड राइटिंग बड़ा है या कुछ हो रहा है, कोई भी इशू है और नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, नए पेज का यूज़ करोगे। प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है पेजेस का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड री राइट इट, ठीक है। आइडेंटिफाई द, पहले था आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड री राइट द करेक्ट वंस, ठीक है। मतलब जो रॉन्ग पेयर है उसको करेक्ट करना होता था, जो रॉन्ग पेयर है उसको करेक्ट करने बोला जाता था। बट कोई इशू नहीं है अगर आपने सिर्फ रॉन्ग पेयर लिखा तो, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे भी डाउट रहता है कि लाइक मैम क्वेश्चन लिखना है क्या, मैम क्वेश्चन लिखना है क्या, तो आई प्रेफर कि क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी ऐसा बताया नहीं, लाइक कोई टीचर्स बोलती है कि क्वेश्चन लिखो, कोई टीचर बोलती है क्वेश्चन मत लिखो, ठीक है। कोई टीचर्स बोलेंगे कि क्वेश्चन लिखो, कोई टीचर बोलेंगे क्वेश्चन मत लिखो। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ रॉन्ग पेयर के लिए 1 मार्क्स मिलना, लाइक मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप रॉन्ग पेयर लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाए, मेरे को इससे थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन टीचर्स बोलती है कुछ कुछ कि सिर्फ क्वेश्चन लिखने से आंसर मिल जाएगा। इवन डाइजेस्ट जो है, तो मैं क्या प्रिफर करती हूँ कि लिख लो क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज कुछ ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप अगर क्वेश्चन लिख के सॉल्व करोगे तो आपका ऑफकोर्स इतना क्वेश्चन, इतने में पेज में आपका 3 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा, राइट। तो मैं ले रही हूँ नया पेज, ठीक है, मैं भी न्यू पेज ले लेती हूँ। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक उनको देख लेते वीडियो फटफट और वो लोग बोलते हैं मैम ने नए पेज से नहीं स्टार्ट किया तो हम लोग भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो ये मेरा फिर से यहाँ पे मैं लिख लूँगी क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट का क्या है मेरा, बी आइडेंटिफाई, मैं प्रॉपर शो करती हूँ, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। मैं सिर्फ फर्स्ट का रॉन्ग पेयर बता दूंगी, ठीक है, बाकी आपको वैसा ही प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। मैं बता दूंगी कि अगर क्वेश्चन लिखोगे तो कैसे आंसर लिखना है और अगर क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं पहले क्वेश्चंस के आंसर्स बता देती हूँ। हु वेर द शूद्रस, ऑफकोर्स सबल्टन हिस्ट्री है, स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट हिस्ट्री है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं है, ये है नेशनलिस्टिक हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनलिस्टिक हिस्ट्री है। बट यहाँ पे आपको लाइक करेक्ट ऑप्शन लिखने के लिए कोई पूछा नहीं, बट मैंने बस एज अ नॉर्मली बता दिया है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है राइट आंसर लिखने की। ग्रांड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री राइट है, ठीक है। दर्पण बाल शास्त्री जंभे का राइट है। प्रभाकर रॉन्ग है, प्रभाकर स्टार्ट किया था भाऊ महाजन ने, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था, भाऊ महाजन। प्रभाकर वो स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। दीनबंधु वो स्टार्टेड बाय कृष्णाराव भालेकर, करेक्ट। केसरी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो सब करेक्ट है, प्रभाकर रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर करेक्ट वंस लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं। मैं बोल रही हूँ कि अगर लिखना आता है लिख लो, टीचर को लाइक एक आएगा दिमाग में कि हाँ ये स्टूडेंट को आता है, ठीक है, ये स्टूडेंट को आता है। तो टीचर के दिमाग में स्टूडेंट को आता है, अगर टीचर के दिमाग में घुस गया ना तो टीचर बैठ के जो बड़े बड़े आंसर्स है ना पूरा रीड करते नहीं बैठने वाली, ठीक है। पूरा टीचर रीड करते नहीं बैठेगी। टीचर लाइक एक ओवरव्यू ले लेगी कि हाँ बच्चे ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। तो फ़ायदा होता है। अगर आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो कोई मत लिखो। लाइक आपको लग रहा है कि कुछ और है। अब मेरे को अभी सपोज़ ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मेरे को पता है कि रॉन्ग है, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री सपोज मेरे को पता है कि रॉन्ग है, ठीक है। और मेरे को इसका राइट आंसर लग रहा है कि कॉलोनियल हिस्ट्री, लेकिन मेरे को चांसेस लग रहा है कि नहीं पता कि कॉलोनियल है कि नहीं, मत लिखो। जब तक कंफर्मेशन नहीं है कि नेशनलिस्टिक है मत लिखो। कंफर्मेशन होगा तो लिखो, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ। हु वेर द शूद्रस, मैं छोटा पार्ट लेती हूँ, फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। हु वेर द शूद्रस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लूँगी, यहाँ पे लिखूँगी हु वेर। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि लिख लेना चाहिए। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले आपको राइट पेयर भी लिखना होता था, तब आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चलता था। बट अभी मेरे को डाउट है, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है। और हैंड राइटिंग ट्राई करो नीट से नीट रखने को। नेक्स्ट, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इसमें ऑप्शन था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, क्या था, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री,
ठीक है, आई होप दिख रहा है ये, ठीक है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने एक मिस्टेक कर दिया, ये जो नंबर्स है वो देखो ऐसा आई के फॉर्म में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा दिया और मैंने ऐसा लिख लिया, तो इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जैसा दिया है वैसा ही क्वेश्चन से कॉपी करना है, और ये फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्या है, ग्रैंड डफ कॉलोनियल हिस्ट्री, ग्रैंड डफ कॉलोनियल हिस्ट्री, ग्रैंड डफ, ठीक है, कॉलोनियल हिस्ट्री, ग्रैंड डफ कॉलोनियल हिस्ट्री, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद मैं लिखूंगी रॉन्ग पेयर, मैं क्या लिखूंगी, रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर क्या है मेरा रॉन्ग पेयर है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो क्या था, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। ये रॉन्ग पेयर है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, मैंने क्या क्या शो कर दिया, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये मेरा रॉन्ग पेयर है, ये मैंने शो कर दिया। आपको पता है करेक्टेड पेयर कौन सा है, तो यहीं पे लिख लो, करेक्टेड पेयर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉलोनियल हिस्ट्री, सॉरी नेशनलिस्टिक हिस्ट्री, ठीक है, ये लिख लिया। अब मैंने बोला था कि सेकेंड चीज़ मैं बताऊँगी कि जब ये फर्स्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन के देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी मेरा बी का फर्स्ट क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं बी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। सेकंड क्वेश्चन चाहिए तो एक लाइन छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मेरा रॉन्ग पेयर क्या है, प्रभाकर है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे, रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर क्या है मेरा, सेकंड, ठीक है। कौन सा वाला सेकंड, देखो कैसा शो किया है, सेकंड प्रभाकर, प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर क्या है, प्रभाकर है आचार्य पी के अत्रे, ये रॉन्ग पेयर है, तो प्रभाकर आचार्य, आचार्य पी के अत्रे। सपोज आपको राइट पेयर पता है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी करेक्टेड पेयर, राइट पेयर मत लिखो, करेक्टेड पेयर लिखो, ज़्यादा बेटर लगता है साउंड करने में, ठीक है, ठीक है। करेक्टेड पेयर, करेक्टेड पेयर में मैं लिखूँगी प्रभाकर, बट आपको पूछा नहीं है करेक्टेड पेयर, ठीक है, बट अगर आपको आ रहा है तो लिख लो। तो प्रभाकर का क्या है राइट पेयर, भाऊ महाजन, क्या है, भाऊ महाजन, भाऊ महाजन, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इतना करने के बाद मैंने बोला है पेपर प्रेजेंटेशन, टीचर को जितना नीट दिखेगा पेपर में टीचर उतना खुश होगी, ठीक है। तो सिंपली एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, तो एक सिंपल सा एक जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो सिंपली, पेंसिल और स्केल को हैंडी रखो और लाइंस ड्रॉ करते जाओ। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, थर्ड लिखना है, बट मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा पेपर लिखते जाऊँगी तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो मैंने जस्ट एज अ इंडिकेशन की क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 लाइंस ड्रॉ किए और हर एक क्वेश्चन में ऊपर एक एक लाइंस ड्रॉ किए, इससे क्या दिखता है, पेपर थोड़ा सा नीट हो जाता है, ठीक है। और मैं बोलूँ ना, नॉर्मली यहाँ पे मैं ब्लैक पेन लिख रही हूँ, आप ब्लू पेन प्रीफर करो, क्या प्रीफर करोगे, ब्लू पेन, बिकॉज ब्लैक पेन से ना कहीं हैंडराइटिंग पे थोड़ा सा असर पड़ता है, और हैंडराइटिंग जो ब्लू पेन में दिखता है ना वो हैंडराइटिंग ब्लैक पेन में नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो ब्लू पेन प्रीफर करो, बट जो ब्लैक में लिख रहा है वो सीधा स्विच मत कर दो, चलेगा ब्लैक पेन, ठीक है, क्योंकि आप लोग की आदत हो गई है, बट जो ब्लू से ब्लैक में स्विच करने वाला है वो लोग ना करें, ठीक है। जो पेन यूज़ करते आ रहे हो वही पेन यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ए कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया। अब देखो बी के बाद मेरे को यहाँ पे गैप बचा कितने लाइंस का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस का गैप। फिर भी मैं नया पेज यूज़ करूँगी, किस लिए, नए क्वेश्चन के लिए एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो नया क्वेश्चन क्या है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट या मैप, एनी 2, 3 दिया हुआ है, कोई 2 करना है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपको पेन से ड्रॉ करना है, किससे ड्रॉ करना है, पेन से, पेंसिल यूज़ नहीं करना है, ऑफकोर्स पेन से ड्रॉ करना है। और ये वाला चार्ट कौन सा चैप्टर में मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 17, ठीक है, पेज नंबर 17 मैं टेक्स्ट बुक भी शो करती हूँ, पेज नंबर 17, ठीक है। तो पेज नंबर 17 एज इट इज़ विजिबल, देखो यहाँ पे आपका है नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, तो मैं थोड़ा ऐसा शो कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कल्चरल हेरिटेज में टैंजिबल हेरिटेज है और इंटैंजिबल हेरिटेज है, कौन सा है, टैंजिबल हेरिटेज और इंटैंजिबल हेरिटेज। टैंजिबल हेरिटेज में है आर्टिफैक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिल्डिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है। आपको कोई 2 सिलेक्ट करके यहाँ पे टैंजिबल में लिखना है, मैं यहाँ पे बाजू में लिख लेती हूँ, चाहिए तो 2-3, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग, ठीक है,
आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, सॉरी बिल्डिंग्स, नेक्स्ट पेंटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे 3-4 है, मैंने इसलिए पेज नंबर दे दिया ताकि आपको जो इजी लगे, जो कुछ कुछ वर्ड्स टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को, तो जो आपको वर्ड इजी लग रहा है वो आप लिख लो। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंजिबल में भी बहुत सारे दिए हुए, देखो इंटेंजिबल में क्या है, देखो ओरल ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज। मैं अगर प्रेफर करूँ, आप कोई पूछोगे कि लाइक मैम क्या कौन से 2 लिखने चाहिए, मैं बोलूँगी ये लिखो, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज ईजी सा है। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, ये 2 लिख लो, ईजी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसका कॉपी आउट कर लो, मतलब जो इजी लग रहा है कोई 2 या 3 पढ़ लो और हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन रीड करते, देखो सेकेंड क्वेश्चन है इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स। इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स 4 ऑप्शंस दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। देखो इसका आंसर बता देती हूँ, मैं इसको आपको लिख के शो कर दूंगी, ठीक है। लिख के मैं इसको शो कर दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। इसको शो कर दूंगी, बट यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बता दूँ। इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स, देखो पहले तो डरना नहीं है कि मैम आउटडोर गेम्स बोलते तो लिख लेते हैं, बट ये इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स क्या है? ऑफकोर्स बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, यही सारे चीज़ें, ठीक है। यही सारी चीज़ें, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो चीज़ें खेलते हैं, जो अभी देखो कबड्डी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। कबड्डी आउटडोर गेम है ऑफकोर्स, खो खो आउटडोर गेम है ऑफकोर्स, बट ये दोनों चीज़ें सिर्फ इंडिया में खेला जाता है। ऐसा चीज़ें देखो जो लाइक टेबल टेनिस, ठीक है, टेनिस, ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, ठीक है। क्रिकेट सिर्फ इंडिया में नहीं खेलते, सब में खेलते हैं, मतलब सारे कंट्रीज़ में देखा जाता है खेलते हुए, ठीक है। तो ये सारे ऐसे गेम्स निकालो जो सारे कंट्रीज़ में पॉपुलर है या जो सारे कंट्रीज़ वाले खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट, मैंने क्रिकेट लिखा है, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ठीक है। तो यही चीज़ को मैं कॉपी करती हूँ, बुक में लिख के बताती हूँ कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गई मैं, और 2 पे ए वाला पार्ट है, ठीक है। तो 2A वाले पार्ट में सेकेंड वाला कर रही हूँ मैं, ठीक है। पहले तो कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट लिख लो यहाँ पे, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट, ठीक है। कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट लिख लिया, ठीक है। अब इसमें मैं कौन सा वाला सम करी हूँ? इसमें मैं करी हूँ सेकेंड वाला। सेकेंड वाले के लिए ट्राई मत करना कि मैं पेंसिल यूज़ करूँ, क्या नहीं, पेन से ही करना है, ठीक है। पेन से सिंपली आपको मैम वो डायग्राम का मार्क्स नहीं देने वाली कि ओवल थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, उसका मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा अगर डायग्राम गंदा भी बनता है तो भी चलेगा, जैसे मेरा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया, सेकेंड बॉक्स, ठीक है, सेकेंड बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बॉक्स, ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ बॉक्स, ये मेरा सर्कल वाला बॉक्स, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दूंगी मैं, मेरा क्वेश्चन बन गया, कहीं पे भी पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स, ठीक है, इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स, ठीक है। आंसर्स लिख लेती हूँ, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। तो ये 4 जो थे मैंने लिख लिए। मैंने बता दिया कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली यही तरीके से कोई पेंसिल यूज़ नहीं करना है, पेंसिल प्रोहिबिट करना है, ठीक है। सिर्फ पेन से डायग्राम्स बनाने, लिखने, ठीक है। और चाहिए तो जस्ट फॉर लाइक प्रेजेंटेशन पर्पस, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपर अच्छा दिखेगा, जस्ट दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, कि पेपर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन किया, सिमिलर तुम लोग को फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र के हेरिटेज साइट्स, रॉक कट केव्स, अजंता, वेरुल, दोनों में से कोई एक लिखो चलेगा। नेक्स्ट है नेचुरल हेरिटेज, कास्ट प्लेट्यू, ठीक है। हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र, सेंचुरी, दजीपुर सेंचुरी एट वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, ये सबको पता है रेलवे स्टेशन, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2B? इट इज़ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ठीक है। कोई 2 लिखने, एनी 2। तो फर्स्ट देखते हैं एनुअल स्कूल, फर्स्ट क्या है? एनुअल स्कूल। सेकेंड है स्पोर्ट्स एंड मूवीज़। थर्ड है दशावतारा थिएटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा चैप्टर है, इसका आंसर कौन से पेज में मिलेगा ये भी मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो कॉपी कर लो, पता चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
एनुअल स्कूल चैप्टर 1 पेज नंबर 5, ठीक है। तो मैं फर्स्ट आंसर लिख के बताती हूँ, मैं बाकी कोई भी आंसर को नहीं लिखूँगी, ठीक है। मैं फर्स्ट आंसर ही सिर्फ लिख के बताऊँगी। बता दूँ कि जितने भी मार्क्स का आंसर है, अब देखो यहाँ पे कोई 2 लिखना है और 4 मार्क्स का है, मतलब एक आंसर 2 मार्क्स का है, एक आंसर 2 मार्क्स का है, 2 आंसर 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो एक आंसर के लिए 2 मार्क्स का है ना, तो 2 मार्क्स के लिए हम लोग को 4 पॉइंट्स लिखने हैं। जितने मार्क्स का है उसके डबल उसके पॉइंट्स होंगे। मिनिमम 4, मैक्सिमम आप 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मिनिमम 4 होने चाहिए और रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट को 4 टुकड़ों में बांट दिया और हो गया, नहीं, पॉइंट्स कवर भी होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं एनुअल स्कूल का आंसर बता देती हूँ टेक्स्ट बुक में, देन आई विल शो यू इन द बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर 1 पेज नंबर 5, चैप्टर 1 पेज नंबर 5, ठीक है। तो नॉर्मली एनुअल स्कूल में देखो यहाँ से स्टार्ट होगा। एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस विच इज़ नोन एज एनुअल स्कूल, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, चलेगा, ठीक है। तो एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस विच इज़ नोन एज एनुअल स्कूल। एनुअल स्कूल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। It was recognized now that history is not only about political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and the collective psychology. ठीक है, एक्सेट्रा इन द हिस्टोरिकल टाइम्स लिखना है, लिखो वरना मत लिखो। नेक्स्ट, द एनुअल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। अगर मैं काउंट करूँ तो एग्जैक्ट 4 पॉइंट्स ही बन रहे हैं, ठीक है, बट ये एक्चुअली लेंदी है, ठीक है। तो इसमें जो इतने सारे दिए हुए, क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स लाइक समथिंग 8 to 10 जो वर्ड्स दिए उसमें से 2-3 वर्ड्स स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग को ये पूरा एनुअल स्कूल में इतना पूरा आना चाहिए, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये लिख के शो कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ था क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट हुआ था। अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 2B स्टार्ट करना है। तो या तो मैं न्यू पेज ले सकती हूँ, या तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2B क्या है, 2 का ही पार्ट है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और मैं एक ही आंसर शो करने वाली हूँ, इसके लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आप चाहो तो आप नया पेज ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा हाफ पेज से ज़्यादा बचा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B, मैं क्वेश्चन पेपर निकाल लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2B, एनुअल स्कूल, राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स, फर्स्ट वाला यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 मार्क्स, ठीक है। तो क्या बोला है, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th। अब देखो मैं जो भी लिख रही हूँ मैं पूरा नहीं लिखने वाली हूँ, मैं थोड़ा लिख के फर्स्ट सेकंड पॉइंट कैसे लिखते हैं वो बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है, एनुअल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग, इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वार्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट लग रहा होगा, राइट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसको दो पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको किस में कर सकते हो, 2 पॉइंट में। इसको ज़्यादा पॉइंट्स में मत कन्वर्ट करो, 2 पॉइंट में कैसे करोगे। इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग, ग्रेट लीडर्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, यहाँ तक ग्रेट लीडर्स तक एक पॉइंट बना लिए, फिर नेक्स्ट बना लो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर्स, क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा, ठीक है। इतना करके सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो। कंपल्सरी नहीं है कि आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर पाओ, ठीक है। तो अगर आपको टफ लग रहा है उसको 2 पॉइंट में रीड आउट करो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर को, हिस्ट्री के आंसर को सिर्फ किस में लिखना है, हिस्ट्री के आंसर को सिर्फ हम लोग को पॉइंट वाइज लिखना है। तो एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century, मैं लिख के बता देती हूँ डायरेक्ट, बिकॉज ऐसे में बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे मैंने नेसेसरी पॉइंट्स लिख लिए, यहाँ पे और ये वाला पॉइंट आएगा, बट ये बहुत लेंदी था तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, जस्ट टू शो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century एंड न्यू स्कूल इन अरोज इन फ्रांस विच इज़ नोन एज एनुअल स्कूल, ठीक है। जो पॉइंट मैंने बताया भाई, तो इसको कैसे लिखना है, इसको पॉइंट वाइज लिखना है। जो बच्चे पैराग्राफ में लिख रहे हो या लिखना चाह रहे हो तो मत लिखना, ठीक है, सिर्फ पॉइंट वाइज ही यूज़ होगा, और जितने मार्क्स होंगे उसके डबल उसके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, यही फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड मूवीज़। तो ये एक आंसर, इसका आंसर है चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 51, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 51। थर्ड क्वेश्चन है दशावतारा थिएटर, थर्ड क्वेश्चन है दशावतारा थिएटर, ये चैप्टर 6 का है, चैप्टर 6 ओमिटेड है,
चैप्टर 6 क्या है, ओमिटेड है, तो मैं अलग क्वेश्चन नहीं करा रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 7 पेज नंबर 51 पे आते हैं, ठीक है। पेज नंबर 51 चैप्टर 7, जस्ट अ मिनट, ठीक है। पेज नंबर 51 में क्वेश्चन दिया हुआ है स्पोर्ट्स एंड मूवीज़। इसका आंसर पेज नंबर 50 पे है। देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड मूवीज़ ऑन स्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। Recently, some movies on sports and biographies of players have been released in various languages. For instance, the films Mary Kom, Dangal. Mary Kom is the first female boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. Dangal is based on a life story of Fogart's sister, who were the first Indian female wrestler to win gold medals at various international competition. ठीक है। नेक्स्ट ये लिख सकते हो, the process of making a movie requires deep study of the particular period of the movie story. ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो। लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल एक्सेट्रा, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। अब इसमें जो पसंद आ रहे 4-5 पॉइंट्स निकलो। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इजी होता है, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे सिर्फ 4 बोला है तो 4 मत लिखो, 6 पॉइंट्स लिखो, बेटर चांसेस होते हैं मार्क्स मिलने के, ठीक है। सपोज 1 पॉइंट रेलिवेंट नहीं निकला आपका, तो आपको बाकी पॉइंट्स में मार्क्स मिल जाते हैं। अगर ये ऐसे में आंसर सूटेबल नहीं कर रहे तो मैं डाइजेस्ट का भी एक आंसर शो कर देती हूँ, ताकि आपको फ्री मतलब आराम से आप पढ़ सको। ये डाइजेस्ट है हिस्ट्री का, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड मूवीज़। ये वाले आंसर का मैंने जो बताया, या तो वो पैराग्राफ लिख सकते हो, यहाँ पे देखो वही पैराग्राफ को लाइक प्रॉपर सेंटेंसेस क्रिएट करके दिया है, ठीक है। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्ट वाज लिमिटेड टू अ सीन इन द मूवीज़ मेड अर्लियर. In recent times, biographical movies are made on sports person and on sports. Movies like Lagan, Dangal are made related to cricket and wrestling respectively. ठीक है, next points. Biographical movies are made on Mary Kom and Fogart. Sister movies are made on careers of famous sprinter Mika Singh, Bharat Ratna Sachin Tendulkar and cricketer Mahendra Singh Dhoni. Overall, movies and sports are related from the silent era till date. ठीक है, तो ये जो उसमें था वही बताया है, बस उसमें सारे मिक्सअप थे, ठीक है, सारे मिक्सअप थे। फोगाट सिस्टर, रेसलिंग वाला और क्रिकेट सब मिक्स था, तो यहाँ पे प्रॉपर डिफ्रेंशिएट किया है। तो जो सूटेबल लगे वो पढ़ो, वो पढ़ोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, ये पढ़ोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। उसमें ये पॉइंट नहीं था, ये मिका सिंह, भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर वाला, चाहो तो ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये नवनीत का डाइजेस्ट है, मैं नहीं प्रीफर करती कि नवनीत का डाइजेस्ट लो। मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को डाउट है ये आंसर में, तो ये आंसर रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला दशावतारा थिएटर, चैप्टर 6 का है, तो ओमिटेड है, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन नंबर 3। मेन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, Foucault called his method the archaeology of knowledge. Foucault called his method the archaeology of knowledge. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, Foucault called his method the archaeology of knowledge, ये चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5 पे, लेट मी शो यू, ठीक है, पेज नंबर 5 पे है, फर्स्ट चैप्टर का ही इजी सा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है एनी 2 4 मार्क्स, मतलब ये क्या है, ये भी 2 मार्क्स के है, तो इसमें भी मिनिमम हम लोग को 4 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पे जो माइकल फोकॉल्ट का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो माइकल फोकॉल्ट का पॉइंट है। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th century माइकल फोकॉल्ट brought forth a new concept in historiography. He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बोलोगे कि लाइक कौन सा पॉइंट्स मिस करना है, बट मैं बोलूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई पॉइंट कि मिस कर सको, ठीक है। तो द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th century माइकल फोकॉल्ट brought forth a new concept in historiography. He in his book Archaeology of Knowledge argued that the prevailing practice of arranging historical events in chronological order is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in the past. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। Foucault felt that explaining the transition in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. ठीक है, इतना आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या था, माइकल फोकॉल्ट called his method the archaeology of knowledge, तो यहाँ तक लिखना है, is more important, therefore he called this method archaeology of knowledge, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट बहुत किसी को हार्ड लग रहा होगा, बट मैं क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो है इतना बड़ा, जो समथिंग 8 to 10 लाइन्स का दिख रहा है, वो सिर्फ 2-3 लाइन्स का है, ठीक है, 3 से 4 लाइन्स का होगा, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। बट ये इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये माइकल फोकॉल्ट अंकल का फ़ोटो आ गया है बीच में, ठीक है। तो डरना नहीं है कि इतना बड़ा आंसर है, कैसे रीड मतलब कैसे याद होगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ट्राई करोगे तो हो जाएगा, और ये छोटा सा ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट, ठीक है, द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट। ये वाला कहीं पे भी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है बट इसको घुमा के दिया है। मैं बताती हूँ कैसे। ये 3rd चैप्टर पे दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। द मेथड ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट। इसके ऊपर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ये क्वेश्चन रीड आउट करो। हाउ इज़ द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडी। हम लोग को क्या पूछा था कि एक्सप्लेन करो कि रिसर्च ऑफ हिस्ट्री इज़ हेल्पफुल इन द मेनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो साइंस भी एक सब्जेक्ट है, राइट, आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट स्टडीज़ भी एक सब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखो फिर से वो वाला क्वेश्चन रीड आउट करो। क्वेश्चन बोला है द मेथड ऑफ हिस्ट्री, द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट। जो मेथड ऑफ हिस्ट्री है वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रिसर्च करने में बड़ा ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पे भी वही है। हाउ इज़ द, बस यहाँ पे वहाँ पे स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ। तो हाउ इज़ द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट और मैनेजमेंट स्टडीज़। तो अगर मैं साइंस, आर्ट और मैनेजमेंट स्टडीज़ को हटा के सब्जेक्ट्स लिख दूँ तो भी चलेगा, राइट। तो इसके आंसर्स पेज नंबर 16 पे हैं, पेज नंबर 16, ठीक है, पेज नंबर 16। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक साइंस है, देखो साइंस है, और यहाँ पे फिलॉसफी है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रीड करो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट। मेथड ऑफ हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स में एक हेल्पफुलनेस क्रिएट कर रहा है, कैसे, रिसर्च से, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या है, फिलॉसफी है, ठीक है। तो तुम लोग फिलॉसफी के ऊपर 2 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। फिलॉसफी के लिखो, फिलॉसफी, द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इतना लिखो, 2 पॉइंट, ठीक है। फिलॉसफी के ऊपर 2 पॉइंट लिखो, ठीक है। नेक्स्ट साइंस के ऊपर 2 पॉइंट लिखो। तो साइंस का जो साइंस और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है उसका 2 पॉइंट्स लिखो। टेक्नोलॉजी का 2 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। कोई 3 लो, ठीक है, कोई 3 पॉइंट्स लो और उसके सबके 2-2 पॉइंट्स पढ़ो, 3 या 4 बहुत एक्सटेंडेड हो जाएगा। 3 पॉइंट्स 3 लो और तीनों के 2-2 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे 3, 4, 5, ये 4 इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के ऊपर भी लिख सकते हो, ये भी एक सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट स्टडीज़ भी एक सब्जेक्ट है, आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में से आपकी मर्ज़ी, आपको क्या चॉइस करना है, ठीक है। तो आपको जो इजी लग रहा है उसमें से 2-2 पॉइंट्स निकालो और लिख दो आंसर, ठीक है। बिकॉज मैं अपना अगर ओपिनियन दूंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं जमेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कोप है कि कौन सा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं नहीं दे रही हूँ आंसर, मैंने बस एक आइडिया दे दिया कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकाटी विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये चैप्टर नंबर 4 का है, विच इज़ ओमिटेड, ठीक है। तो ये भी सिलेबस से रिड्यूस हो गया, तो ये चैप्टर का ये वाला आंसर मैं नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट, ओनली ट्रेन्ड पर्सन्स who are duly qualified can take up the task involved in the work of conservation and preservation। ये हेरिटेज चैप्टर वाला है, ठीक है। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर भी शो करती हूँ। तो चैप्टर नंबर 9 पे है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। ओनली ट्रेन्ड पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। इसका आंसर है पेज नंबर, लेट मी जस्ट चेक इट, ठीक है, पेज नंबर 59 पे, ठीक है। पेज नंबर 59 जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है वही वाला पेज, ठीक है। देखो, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये वाले पॉइंट पे इसका आंसर है। ईच स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिंग द रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्सेस, एग्जिबिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओल्ड बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स आफ्टर completing necessary treatments require very careful handling and management. It needs people with specific skills. Therefore, only trained person who are duly qualified can take up this task, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 2-3 ही पॉइंट्स कवर हो रहा है और टीचर अगर मार्क्स नहीं दी तो मैं डाइजेस्ट का भी आंसर बता देती हूँ। ये पॉइंट्स को भी आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, या डाइजेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं डाइजेस्ट का आंसर बता देती हूँ। देखो डाइजेस्ट, ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो, चलेगा। While conducting historical research, one has to do different tasks carefully like collecting sources, preserving, exhibiting, etc. The skill required for every task is different. The procedure followed for every task is different, as well as the preliminary preparation, ठीक है। So it is essential to know about precaution to be taken. Hence, only trained person who are duly qualified can take up the task involved in the work of conservation and preservation, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे जो यूज़ किया है, अगर यहाँ पे अगर ये वाला सेंटेंस आप अगर ये डाइजेस्ट का आंसर रेफ़र करने वाले हो ना, तो इसमें से लिखो
ये लिखो और साथ ही साथ ये लिखो, ठीक है। इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। ईच स्टेप्स लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिंग द रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये जो टेक्सचुअल वाला पॉइंट है ना, ये होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट होना इम्पॉर्टेंट है जो डाइजेस्ट में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिखो और साथ में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए तो उसमें से रेफ़र कर लो, ठीक है, सिंपली। बट मैं बोलूँगी ये पॉइंट को स्किप मत करो क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर ओनली ट्रेन्ड पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप दिस टास्क, ठीक है। सो नेक्स्ट है हम लोग का रीड द फॉलोइंग extract and answer the question given below. Read the following extract and answer the question given below. So next question क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, ठीक है। तमाशा के ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है। तमाशा ये जो है चैप्टर 4 का है, ठीक है, चैप्टर 4 का है। ये ओमिटेड है बट मैं इसका आंसर बता रही हूँ क्योंकि ये पैसेज में आया है, ठीक है। पैसेज में आया 3 ही क्वेश्चन से, इसके लिए मैं इसके आंसर्स बता रही हूँ बट ये ओमिटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं तो ट्राई करो कि यहाँ पे मार्क्स ना कटो, ठीक है। तो फर्स्टली क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड तमाशा इज़ डिराइव, ठीक है। चाहिए तो ये क्वेश्चन आंसर मैं लिख के देती हूँ क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे लिखते हैं मैथ, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को सिंपली क्या चाहिए, आंसर चाहिए, हम लोग को चाहिए आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड तमाशा डिराइव, तो ठीक है। तो इसका आंसर आपको पूरे फर्स्ट लाइन में ही आ जाएगा। तमाशा इज़ अ पर्शियन वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग बोला है कि ये जो तमाशा, ये जो वर्ड है ये कौन से लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है, कौन से लैंग्वेज के वर्ड से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि तमाशा एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है। तमाशा क्या है, पर्शियन वर्ड, मतलब पर्शियन लैंग्वेज से तमाशा डिराइव हुआ है, ठीक है। तमाशा एक पर्शियन वर्ड है, मतलब क्या, तमाशा पर्शियन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, द वर्ड तमाशा इज़ डिराइव, ठीक है। द वर्ड तमाशा इज़ डिराइव फ्रॉम ए पर्शियन लैंग्वेज, फ्रॉम पर्शियन, ए मत लिखो चलेगा, फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। इतना लिख के छोड़ सकते हो, मैं आगे लिख के बता रही हूँ, विच मीन्स प्लीजिंग साइट। ये एक्स्ट्रा था, नहीं लिखना चलोगे, ठीक है, तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने बस एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा, ठीक है। अब देखो इसके आंसर्स के मार्क्स ना 1-1 है, ठीक है। तो इसको एक ही सेंटेंस का लिखोगे चलेगा। पहले 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा देख लो, एक है संगीत बारी और दूसरा है ढोलक कीचा फाड़, ठीक है, सॉरी संगीत भारी और एक ढोल कीचा फाड़ समथिंग है, ठीक है। तो ये दोनों है ट्रेडिशनल तमाशा। तो मैं लिखूँगी द 2, ठीक है, द 2 types of tamasha, the 2 types of tamasha are, the 2 types of tamasha are, कौन से 2 टाइप से देखो, एक है संगीत बरी, मैं लिख लेती हूँ, संगीत बरी, ठीक है, और एंड संगीत बरी, और दूसरा क्या है, ढोलक कीचा फाड़, एंड ढोलक, ठीक है, ढोलक कीचा फाड़। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन बोला एक्सप्लेन द मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ तमाशा। कि अब ये जो पूरा यूज़ किया ना, पूरा मॉडर्न प्रेजेंटेशन ही है, तो हम लोग को इसमें जो दिया है वो शॉर्टली लिखने का है, ठीक है। इसमें जो दिया है वो शॉर्टली लिखने का है। तो क्या लिखोगे इसमें देखो, तो एक बार मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ लेती हूँ आप लोग के लिए पूरा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो तमाशा इज़ अ पर्शियन वर्ड, इट मीन्स अ प्लीजिंग साइट। Tamasha developed as an independent art form in the 18th century by absorbing various traits of folk, theatre and classical arts. There are 2 types of traditional tamasha, tamasha Sangeetvari and Dholakicha Fad. Dance and music are more important than drama in Sangeetvari. Tamasha with drama as the main part was developed later. It included Vag, the dramatic part, little later. The Vag becomes very lively and entertaining because of its spontaneous humor. The show begins by singing the praise of Lord Ganesha known as Gana. It is followed with the presentation of Gavalan. The second part of Tamasha presents the Vag. The popular plays like Vicha, Mazi, Puri Kara
विच्छा माझी पुरी करा और गढ़वाचे लग्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। ठीक है, तो यहाँ पे सब बताया है। ठीक है, ट्रेडिशनल तमाशा के बारे में और मॉडर्न तमाशा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग को आंसर में क्या लिखने का है? ठीक है, हम लोग को आंसर में लिखना है कि ट्रेडिशनल तमाशा में क्या होता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो, तमाशा इज़ अ मिक्स ऑफ टू ट्रेडिशनल स्टाइल विच आर संगीत बारी एंड अदर इज ढोलकी चा फाट। इन संगीत बारी म्यूजिक एंड डांस आर मोर इंपॉर्टेंट, वेरेज इन ढोलका से फाट इम्पॉर्टेंट हैज़ लॉट मोर ड्रामा। ठीक है, द शो बिगिंस विद द सिंगिंग ऑफ द प्रेज ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, इतना लिखना है। फिर हम लोग को ये लास्ट वाला लाइन भी लिख लेना है, बिकॉज ये बता भी रहा है, द पॉपुलर प्लेस लाइक विच्छा माझी पुरी करा और गढ़वाद से लग्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। ठीक है, इतना लिख के 2 मार्क्स का आंसर है, लिख के ख़त्म करो, चलेगा। या तो ये भी लिख सकते हो कि ये वाघ क्या करता है, ये सब लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा एक्सट्रैक्ट, चलेगा। अगर लिखना चाहते हो तो चलेगा। ठीक है, बिल्कुल इशू नहीं है, टाइम होगा तो लिख लो, चलेगा। ठीक है, और ऊपर का अगर थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हो, संगीत वारी और ढोलके सफ़र, तो भी चलेगा। ये पूरा ऑप्शनल आंसर है, लाइक तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग को आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल है। ये डिटेल वाला है, मतलब ये 2 मार्क्स का नहीं आने वाला है, ये 6 मार्क्स के लिए आता है और इसमें से कोई 2 लिखने होते हैं। ठीक है, कोई 2 लिखना है और कितने मार्क्स के लिए आएगा, और ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होना चाहिए, इसके आंसर्स। ठीक है, ये इसके आंसर्स अगर 4 पॉइंट्स के लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे ऑफकोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वी.के. राजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी। तो ये ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग को पेज नंबर 11 मिलेगा, पेज नंबर 11 सेकेंड चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वी.के. राजवाड़े के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ है, वी.के. राजवाड़े के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है, राजवाड़े इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा। ठीक है, मैं बोलूँगी ये पॉइंट स्किप मत करना, बिकॉज हर सब्जेक्ट का कोई भी आंसर अगर डिटेल में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, उसका जब जब मार्क्स बढ़ रहा है ना, तब उसका इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन स्किप मत करना। नेक्स्ट, ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठी इतिहासाची साधने। लिखना है लिखो, मत लिखो चलेगा। पॉइंट्स कम पढ़ रहे लिख लो, पॉइंट्स नहीं कम पढ़ रहे, ज़्यादा पॉइंट्स हो रहे तो मत लिखो, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स। अब ये भी लिखना है लिखो, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही स्टेटेड history is all inclusive image of the past society. It does not include only the stories of the political images, conspiracy and wars for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary. अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी लिखना है, और ये पॉइंट जो है इतना अगर स्किप करना है तो कर लो, डिपेंड्स ऑन तुम लोग को कितना याद हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, the nationalistic historiography helped in the triggering of the independence movement of the Indian people against the British। ठीक है, अब ये यहाँ से विनायक दामोदर सावरकर का चालू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यही पैराग्राफ है पूरा वी.के. राजवाड़े के ऊपर। ठीक है, यही पैराग्राफ है किसके ऊपर, वी.के. राजवाड़े के ऊपर। तो हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग सारे पॉइंट्स कंप्लीट करें। अब देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ये भी कवर करो, ये अच्छा है, ये पॉइंट को स्किप मत करो। ठीक है, human history is defined by time and space. Describing any event necessitates that the final portrayal should be spread on the complete canvas of the given time and place. Only if the balanced combination of the 3 factors, time, space and personalities is present, then only an event does qualify to be called so. अब ये point थोड़ा सा twisted है, but ये point important है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो, ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये पॉइंट्स हो गए, फिर ये पूरा लिखने का है। ठीक है, यहाँ पे कैसे स्टार्ट करोगे, ही स्टेटेड दैट, ठीक है, ऐसा स्टार्ट करोगे, ही स्टेटेड दैट ह्यूमन हिस्ट्री इज़ डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, फिर कंटिन्यू। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर भी कुछ लिखने का मन कर रहा है तो ये जो पॉइंट स्किप किया वो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इतना 6 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, सॉरी 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट। ये 9th चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट फॉर द आर्काइव्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसका आंसर हम लोग को पेज नंबर 62 पे मिल जाएगा। ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, समथिंग फ्रॉम से लेके जो एंड हो रहा है आर्चिव्स पे।
ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है। मैं बोल रही हूँ पूरा लिखो बिकॉज 3 मार्क्स का 6 to 7 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम, तो ये पूरा लिख लो, ठीक है। और थोड़ा तोड़ के लिखोगे, लाइक पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉपरली तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, देखो। फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू द मैनेजमेंट ऑफ आर्चीव्स इज अकाइन मतलब सिमिलर, ठीक है, टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट. Preserving documents with important content in the original condition, preparing indexes, and creating accurate system of retrieval of documents are the important task in the management of archives. अब इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर जम्बल्ड हो गया है। इसमें आंसर क्या है? पूरा जम्बल्ड हो गया। तो मैं ये इसमें से आप अगर खुद का पॉइंट्स बनाना आता है तो खुद के पॉइंट्स बनाओ, या तो मैं डाइजेस्ट का आंसर बताती हूँ जो ईजी वे है और डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रॉपर, ठीक है, तो वो भी रिफ़र कर सकते हो। तो प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये हो गया था। Documents from the archives are supposed to be very reliable because of the heavy dependency on computerized system information technology. Because of the heavy dependency on computerized system, information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives. ठीक है, तो इतना बड़ा पॉइंट है, 3 मार्क्स के लिए लिखना है और डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है, ठीक है। मैं डाइजेस्ट का भी आंसर बता देती हूँ। डाइजेस्ट का आंसर लाइक प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, यहाँ पे पूरा जम्बल्ड होके रुका है, ठीक है। तो द फॉलोइंग टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्चीव्स मैनेजमेंट। ये सारे पॉइंट्स ऐसे दिए हुए एकदम अच्छे से, इसके लिए मैं डाइजेस्ट का आंसर बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड टेकन केयर दैट नो चेंजेस आर मेड इन इट. Confidentiality of important papers should be maintained. To classify the documents by preparing indexes and to create accurate system of retrieval of documents, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स वही है जो टेक्स्ट बुक में पढ़े थे हम लोग ने। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द आर्चीव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द पेपर्स फ्रॉम ह्यूमिडिटी, फंगस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है ताकि आंसर और थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेन अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन आर्चीव मैनेजमेंट, कंप्यूटराइज और डिजिटलाइज ऑल सिस्टम टू मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स, ठीक है। और भी 2 पॉइंट्स हैं। To establish regional and local archives to preserve national cultural and historical heritage to create a hassle-free system, ठीक है। तो ये आंसर्स थे, आपको जो लिखना है लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, एक्सप्लेन। ये चैप्टर 4th चैप्टर का है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का है जो ओमिटेड है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, बट ये टेक्सचुअल है, तो अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, डिफाइन पीरियोडिकल्स टाइप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिफाइन पीरियोडिकल्स टाइप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ये हम लोग को चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 34। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, पीरियोडिकल्स क्या होता है वो बोलो, उसके टाइप्स बोलो और उसकी क्लासिफिकेशंस दो, ठीक है। ये बोला हम लोग को। तो पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? पीरियोडिकल्स वो होते हैं जो लाइक मंथली, वीकली या एक प्रॉपर इंटरवल में पब्लिश होते हैं। जैसे कि मैं हर हफ्ते एक मैगज़ीन पब्लिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं हर हफ्ते एक वीक का गैप लेके हर हफ्ते इंटरवल सेम रख के मैं हर हफ्ते एक मैगज़ीन पब्लिश करूँ, तो वो मेरा हो गया पीरियोडिकल। वही मैं अगर इंटरवल चेंज कर दूँ तो भी वो पीरियोडिकल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियोडिकल का ऐसा प्रॉपर मीनिंग नहीं दिया, बट देखो ये क्या दिया है, मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियोडिकल पब्लिकेशन, ठीक है। तो बोला कि मैगजीन्स और जर्नल्स ये पीरियोडिकल पब्लिकेशंस है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशन विच आर वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल, ठीक है। मीनिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारे पब्लिकेशंस कैसे होते हैं। वीकली होते हैं, बाई वीकली होते हैं मतलब 2 हफ्ते में एक बार, मंथली होते हैं, बाई मंथली होते हैं 1.5 महीने में एक बार, क्वार्टरली होते हैं 6 मंथली होते 6 महीने में एक बार, एनुअल मतलब 1 साल में एक बार। देयर मे बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम, ठीक है। यहाँ ये सब है इसके बारे में। नेक्स्ट है, बाल शास्त्री जंबिका स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। ये मैगजीन जो है यही इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिकल्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आएगा उसमें। तो इट वाज नेम्ड दिग्दर्शन अमॉन्ग द पीरियोडिकल्स। प्रगति नाउ अ डिफंक्ट जर्नल वाज स्टार्टेड इन 1929 एंड एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। ही रोड रेगुलरली इन दिस हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल, ठीक है। तो ये सब दिया इसके बारे में। और एक पॉइंट भी दिया यहाँ पे, देखो हिस्टोरिकल जर्नल यहाँ से कंटिन्यू होकर ये ऊपर आया है।
क्या बोला, ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट्स. करंटली देर आर मेनी पिरियडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री, मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठावाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी साइटेड एज एग्जाम्पल्स. ठीक है. नेक्स्ट ये भी है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म. लेकिन मैं बोलूँ ना तो इसमें कोई भी जर्नल का जो क्वेश्चन बेस्ड है उसके हिसाब से कोई भी आंसर प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. तो मैं डाइजेस्ट बता रही हूँ, डाइजेस्ट में मैंने आंसर निकाल के रखा है. ठीक है. तो डाइजेस्ट का आंसर देखोगे तो लाइक आइडिया आएगा कि कैसे लिखते हैं आंसर. ठीक है. 2 मिनट में डाइजेस्ट का आंसर बताती हूँ. ठीक है. यहाँ पे भी सेम बोला है, राइट इन्फॉर्मेशन ऑन पीरियोडिकल्स बेस्ड ऑन इट्स टाइप. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन वगैरह टाइप्स इसमें सब प्रॉपर है. तो ये आंसर को रिफ़र करोगे तो बेटर है, ये आंसर को रिफ़र करो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. बिकॉज इसमें प्रॉपर पॉइंट वाइज किया है. और अगर आप वो आंसर को ऐसे पॉइंट वाइज में लिख सकते हो तो चलेगा. ठीक है. तो राइट इन्फॉर्मेशन ऑन पीरियोडिकल्स बेस्ड ऑन इट्स टाइप. तो मैगजीन्स एंड जर्नल्स विच आर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स आर नोन एज पीरियोडिकल्स. मैगजीन्स और जर्नल जो रेगुलर इंटरवल में पब्लिश हो रहे उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिकल्स. ठीक है. नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला है देखो, नेक्स्ट बोला है टाइप्स. देर आर कैटेगराइज्ड एज वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली एंड एनुअल. जो हम लोग ने पढ़ा वही है. देर आर सम कॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम. आई होप अभी क्लियर है. ठीक है. तो टाइप्स में बोला है दे आर कैटेगराइज्ड एज. कैसे टाइप्स है, वीकली होता है, बाई वीकली होता है, मंथली होता है, बाई मंथली होता है, क्वार्टरली, जो हम लोग ने पढ़ा वही. ठीक है. नेक्स्ट देर आर सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम. फिर क्लासिफिकेशन में ये सब आएगा. देखो पीरियोडिकल्स कैन बी क्लासिफाइड एज पॉपुलर एंड स्कॉलरली. ये पॉइंट मिसिंग है, ये पॉइंट लिखो, प्रॉपर आंसर आएगा पॉइंट वाइज. इफ अ पीरियोडिकल एम्स एट स्पेशलिस्ट एंड रिसर्चर इट इज़ अ जर्नल. आर्टिकल्स आर जनरली रिटन बाय experts in the subject. Popular periodicals are magazines published with variety of content. They can be on fashion, sports, entertainment and films. ठीक है. नेक्स्ट भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठावाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका पीरियोडिकल्स एट प्रेजेंट टाइम. पीरियोडिकल्स आर ऑन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी हिस्ट्री. ठीक है. तो ये सारे ये जो पॉइंट्स है इसमें से 1-2 पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के नहीं है. ठीक है. जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये पॉइंट्स कोई ख़राब नहीं है, इसको यूज़ करो, ये इसको यूटिलाइज़ करो प्रॉपर. ये आंसर के साथ ये सूट कर रहा है. ठीक है. तो टेक्स्ट बुक से ज़्यादा मैं बोलूँगी ये वाला आंसर के लिए डाइजेस्ट प्रेफर करो. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 तक हिस्ट्री कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट. जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1A बताया कैसे लिखना है फिलअप्स. ठीक है. अगर नहीं समझा तो फिर से जाओ पीछे, फिर से देखो, समझ जाएगा. ठीक है. मैंने बहुत डीपली बताया. ठीक है. तो वैसा ही हम लोग को चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट करना है. ठीक है. सेम टू सेम वही करना है हम लोग को. ठीक है. तो क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं. डैश हैज़ अ पावर टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. डैश हैज़ अ पावर टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्लियामेंट, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव असेंबली, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन. चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है पार्लियामेंट. ठीक है. नेक्स्ट है टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विथ रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स. डैश इनिशिएटेड. ग्रीन रेवोल्यूशन. वाटर रेवोल्यूशन नहीं इनिशिएट किया गया था. वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए किया था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री के लिए. तो जो फूड ग्रेन्स है वो ग्रीन कलर के थे, तो प्लांट्स वगैरह वो ग्रीन कलर के थे. तो याद रख सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए हुआ था, फार्मिंग के लिए. ठीक है. नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. एनी 2. ठीक है. फर्स्ट है द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का देख लेते हैं एक बार. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. अब देखो यहाँ पे बोला है कि ट्रू हो या फॉल्स हो. ट्रू हो या फॉल्स हो रीज़न देना है. ठीक है. तो यहाँ पे कितने मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स के एक है, एक 2 मार्क्स का है. ठीक है. और 2 को सॉल्व करना है. तो पहला है द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ये हम लोग का चैप्टर नंबर 1. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का. तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इसका आंसर ट्रू होगा. और यहाँ पे उसका रीज़न देना है. देखो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनेमिक. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनेमिक. इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन. एंड देखो फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनेमिक. सेकेंड पॉइंट लिखना, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक दिस चेंजेस. ठीक है. ये 2 पॉइंट लिखो. नेक्स्ट अगर और एक पॉइंट लिखना है
तो लिखना द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं बोल रही हूँ नॉर्मली ये पॉइंट लिखो, पहले तो लिखो कि ट्रू है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखो ट्रू है, फिर रीज़न दो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक दोज चेंजेस। इतना लिखा, फिर थर्ड पॉइंट में लिखो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, पहले ट्रू लिखना है, फिर 3 पॉइंट्स लिखने जो मैंने अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट है शिरोमणि अकाली दल इज़ अ नेशनल पार्टी। शिरोमणि अकाली दल एक रीजनल पार्टी है, वो एक नेशनल पार्टी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे इसका रीजन्स क्या क्या दोगे, देखो ये पेज नंबर 88 पे है, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल पेज नंबर 88 पे। सबसे पहले रीज़न लिखोगे नो, शिरोमणि अकाली दल इज़ अ रीजनल पार्टी। क्या लिखोगे, शिरोमणि अकाली दल इज़ अ रीजनल पार्टी। सेकेंड पॉइंट लिखो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1920, इट इज़ ए प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है, ये दोनों को 2 पॉइंट बनाओ और फिर थर्ड पॉइंट में लिखो कि शिरोमणि अकाली दल इज़ अ रीजनल पार्टी, देयरफॉर इट इज़ द अबव स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है, ऐसा लिख के छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलर्टनेस इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसका आंसर मैं डाइजेस्ट से बता रही हूँ ताकि पता चले कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है, पहले ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन, इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इट शुड बी प्रैक्टिस बाय पीपल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, इट शुड नॉट रिमेन लिमिटेड एट द गवर्नमेंट लेवल, कॉन्शियस एफर्ट शुड बी टेकन टू कीप द राइट्स ऑफ द पीपल इंटैक्ट, द डिफरेंट challenges faced by democracy like corruption, violence and criminalization should be tackled timely and strictly, it is necessary that people and the government should remain alert for the sustenance of democracy, ठीक है। तो ऐसा लिखना होता है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए आप लोग को, लाइक 3 पॉइंट्स लिखना है और ये ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है राइट टू वोट और नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, इसमें से कोई एक करना है, ये आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8A का जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एनी वन, जो 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वोट, ठीक है, तो राइट टू वोट का आंसर मिलेगा 69 पेज 69 पे। वहाँ पे देखो हम लोग को समथिंग 4 to 6-7 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, मिनिमम तो 4 लिखना ही है और रेलिवेंट पॉइंट्स लिखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर को खींचना है करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, रेलिवेंट प्रॉपर पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो राइट टू वोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स in the pre-independence period several provision existed which restricted the right to vote, ठीक है, ये पॉइंट लिखो। all such provision were cancelled after independence and the Indian constitution guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women above the age 21 years, ठीक है। next, the voting age was reduced from 21 to 18 which gave opportunity of political participation to the young generation in India. Such provisions have made India the largest democracy in the world, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड से लेके, ठीक है, ये वर्ल्ड एंडिंग है और यहाँ से लेके आपको जो 5 to 6 पॉइंट्स ईजी लग रहे हैं, ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स पढ़ के रखो, कोई इशू नहीं है। 4 बोला है तो 5 to 6 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 5 to 6 पॉइंट जो ईजी लग रहे हैं वो याद रखो और लिख दो, ठीक है, यहाँ से लेके वर्ल्ड तक, ठीक है, यहाँ से 5 to 6 पॉइंट्स याद कर लो, हो जाएगा राइट टू वोट का आंसर। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सेकेंड चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर का इलेक्शन कमीशन, पेज नंबर 75। इलेक्शन कमीशन पेज नंबर 75 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है इलेक्शन कमीशन पेज नंबर 75। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन सेंट्रल इज़ द सेंट्रल टू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। Art 324 of the Indian Constitution has established its autonomous body which consists of 1 Chief Election Commission and 2 Election Commissioner, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद ये भी लिख दो कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1921 सेन वॉज सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। मैं जो टिक मार्क कर रही हूँ वो सब लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता रही कि ये सब लिख सकते हो, इसमें से ढूंढ के 5-6 पॉइंट्स लिख लेना।
नेक्स्ट पेज नंबर 76 पे कंटिन्यू होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट ईजिली और एन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि वो जो पीछे का पैराग्राफ था और इतना पैराग्राफ था लिखो, कंपल्सरीली लिखो। ठीक है, और बाकी ये पैराग्राफ लिखना है लिखो, वरना मत लिखो, तुम लोग के ऊपर है। नेक्स्ट, फिर इतने लिखने के बाद लिखो देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सम ऑफ द फंक्शंस आर प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट, ठीक है, डिसाइडिंग द टाइम टेबल, स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा करके लिख के छोड़ दो। ठीक है, सिंपल सा, ये सब टेक्सचुअल है, ये सब पढ़ चुके हो पहले से, मैं उसके लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। नेक्स्ट डू एज डायरेक्टेड, एनी वन है, एनी वन है दोनों का। रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हम लोग को पेज नंबर 88 में मिल जाएगा। रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, पेज नंबर 88। पहला शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा बिकॉज ये महाराष्ट्र में बोला है। देखो ध्यान दो क्वेश्चन, रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, तो हम लोग को ऐसे ढूंढने पार्टीज जो महाराष्ट्र में है, तो रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, इसका आंसर है पेज नंबर 89 पे। देखो पहला है यहाँ पे, देखो पहला रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, तो नेम ऑफ द पार्टीज दिए, तो ये सारे महाराष्ट्र के रीजनल पार्टीज हैं। ठीक है, ये शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज महासंघ, समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये सारे में से कोई 4 याद कर लो जो इजी लग रहा है और फिर वो लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर आप लोग को पेज नंबर 98 में मिल जाएगा। देखो पेज नंबर 97 से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज से ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे है करप्शन, यहाँ पे है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, टेररिज्म। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया देखो 5, एक है कम्युनलिज्म, सेकंड टेररिज्म, थर्ड लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, करप्शन, सोशल चैलेंजेस। ठीक है, 5 दिया मैंने, जो 4 पसंद है वो लिख लेना। नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ, एनी वन, और ये कितने मार्क्स का है, ये मार्क्स है 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड है विच प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय मॉडर्न वर्कर्स मूवमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 78 पे अवेलेबल है। व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स। The Code of Conduct is one of the measures adopted by Election Commission. In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during election. The Code of Conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties, voters before election and during election. Even the government cannot violate these rules. ठीक है, due to strict observance of the code of conduct in the last few elections, the common voters have become confident. ठीक है, तो इतना लिखो, इतना कंफर्म लिखो। ठीक है, 2 मार्क्स का है लेकिन इतना लिखो। और नेक्स्ट ये भी लिख सकते हो चैलेंजेस फेस्ड बाय चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ अवर कंट्री। ये लिखो मत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखो द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वाइल डीलिंग विद दिस चैलेंजेस। ठीक है, अब ये कौन से चैलेंजेस है नीचे दिए हुए हैं, लेकिन 2 मार्क्स का है तो ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये पूरा कोड ऑफ कंडक्ट का पैराग्राफ। ठीक है, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट का पैराग्राफ लिख लिया तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय मॉडर्न वर्कर्स मूवमेंट। इसका आंसर चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 94 के ट्रेड यूनियन वाले पार्ट में इसका आंसर है। ठीक है, ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज एमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेलवेज कंपनी वे एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द लेटर ऑफ द 19th सेंचुरी। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। इन 1899, मैं एक बार टिक मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, ये लिखना है। इन 1899 railway workers went on strike for their demands. However, the first organization for resolving the issue of workers was established in 1922. This organization is known as All India Trade Union Organization Congress. ठीक है, ये सब लिखने के बाद ये लिख लो। इन इंडिया workers are facing different problems: unstable employment condition, contract labor, financial insecurity, absence of legal protection for workers, unlimited working hours, insecurity at the workplace, health hazards are so many problems. ठीक है, तो ये जो पूरा ट्रेड यूनियन का पैराग्राफ है, ये जो पूरा ट्रेड यूनियन का पैराग्राफ है इसी में से लिखना है। उसमें वर्कर्स थे, ट्रेड यूनियंस में भी वर्कर की बात करें तो ट्रेड यूनियन में जो आंसर है वही वर्कर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जितना बताया उतना लिखो, या तो तुम लोग खुद से पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने जैसे पहले भी बोला था वो रेलिवेंट होने चाहिए पॉइंट्स और प्रॉपर
सीक्वेंस में होना चाहिए, लाइक कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ हम लोग का आंसर इन ब्रीफ। तो आज के वीडियो में मैंने पूरा पेपर प्रेजेंटेशन बता दिया कि हिस्ट्री का पेपर कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि ये 2 मार्क्स का है तो इसको कम से कम, बट यहाँ पे ब्रीफ लिखा है, ठीक है, 2 मार्क्स का बट ब्रीफ लिखा है, तो हम लोग कम से कम इसमें 5 to 6 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे टाइम पे ज़रूर नहीं 4 ही पॉइंट्स लिखो, बिकॉज एक पॉइंट अगर टीचर को रेलिवेंट नहीं लगा तो मार्क्स कट सकता है, और ये सब जो आते हैं बहुत ईजी आते हैं, तो मिनिमम 5 to 6, 6 to 7 जाएगा तो चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो।